वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी को कंपनी पढ़ा रहा था। तो माय डियर, कंपनी के अंदर एक मेजर पार्ट शेयर्स का मैंने कंप्लीट करा दिया था। मेरी लास्ट वीडियो में सब कुछ कवर हो गया था री इशू के साथ। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स माय डियर 10 नंबर का पूरा चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसी में अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं डिबेंचर्स में कि अल्टीमेटली डिबेंचर्स होते क्या हैं। तो माय डियर, डिबेंचर एक तरीके के लोन होते हैं। लोन नहीं होते, एक तरीके के लोन होते हैं। मतलब इनका जो नेचर होता है ना वो लोन की तरह होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 10,000 9% डिबेंचर्स एट दी रेट ₹100 ईच कितने हो गए 10 लाख। तो इस केस में ये क्या है, ये होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स। वही पुरानी राम कथा। ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा एक तरीके के लोन होते हैं तो क्या पे आउट करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आई बात। ये तो आपको पता ही है, ये फेस वैल्यू है और ये टोटल डिबेंचर्स अमाउंट है। ये क्या है, डिबेंचर अमाउंट है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिला के शेयर्स अगर आपने पढ़ रखे हैं तो माय डियर डिबेंचर्स पढ़ने में बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स में जो आपने पढ़ा था ना, इशूड इन कैश अदर देन कैश, मतलब वही एसेट ले लेते हैं, बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं, यही सब चीजें जो हमने पढ़ी थी। और इस तरीके से कैश में भी और भी जो हमने आगे प्रोराटा वगैरह पढ़ा था, इस टाइप की सीरीज हम लोग देखने वाले हैं। 2-4 चीजें नई हैं, जैसे क्या कहते हो डिस्काउंट ऑन इशू की बात करते हैं, अगर लॉस ऑन इशू की बात करते हैं, अगर हम रिडम्पशन की बात करते हैं, मतलब पेमेंट की बात करते हैं, या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये कुछ चीजें नई हैं जिन्हें बताना थोड़ा जरूरी है। बाकी तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मैं फटाफट एक तरीके से बस आपको रिवाइज करता चला जाऊंगा, क्योंकि शेयर्स आपने पढ़ रखा है तो एक तरीके से यहां पर शेयर्स का रिवीजन ही होगा। बस शेयर्स की जगह डिबेंचर्स नाम आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम है। शेयर्स इशू होते हैं 2 तरीके से, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम। पर माय डियर, डिबेंचर्स जो होते हैं ना वो डिस्काउंट पर भी इशू होते हैं। समझ में आती बात। कंटिन्यू करते हैं आज के इस पूरे के पूरे टॉपिक से। तो भैया सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शेयर्स और डिबेंचर्स में मेजर डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया था अब एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर आपको एक पूरी लाइन लिखी हुई मिल जाए तो उसमें कौन सी चीज क्या कहलाती है। तो फिलहाल मैं शेयर्स की बात करूं तो शेयर क्या कहलाते थे, शेयर्स आपके कैपिटल होते थे। जब तो मैं शेयर कैपिटल बोला करता था हमेशा, लेकिन डिबेंचर्स जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एक टाइप से इनका जो नेचर होता है, इनका नेचर लोन वाला होता है। समझ में आई बात। शेयर्स जो होते हैं, शेयर में आपको क्या मिलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। शेयर्स में आपको मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं डिविडेंड के नाम से, जिसको हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं। और डिबेंचर्स जैसे कि मैंने कहा कि एक तरीके से इनका नेचर लोन की तरह होता है, तो इसमें पे करना पड़ता है हमको इंटरेस्ट। मैंने अगर डिबेंचर्स इशू किए तो मेरे पास पैसा तो आ गया और बदले मुझे अब सामने वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी अपने एग्जांपल में कहा 10,000 9% डिबेंचर्स 100 रुपए का एक, तो कितने के हो गए, टोटल 10 लाख रुपए के हो गए। तो ये मैंने बताया नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ये है इंटरेस्ट रेट, ये है फेस वैल्यू और ये टोटल अमाउंट। तो जैसे हम प्रेफरेंस शेयर्स में करते थे वैसे यहां पर इसके ऊपर 9% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000। ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दिस इंटरेस्ट शैल बी पेड, ये इंटरेस्ट आपको
पेड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इसके बाद ये वेरिएबल होता है, शेयर्स वेरिएबल क्यों होता है माय डियर? अगर मैं इक्विटी की बात करूं, प्रेफरेंस को अगर मैं साइड में करूं कि वहां तो शेयर्स तो दो तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो मैं दोनों का एक साथ कंपैरिजन कर सकता हूं, अलग अलग भी कर सकता हूं। तो अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी के केस में हमारे जो डिविडेंड है वो कम ज्यादा होता रहता है। इक्विटी के केस में हमारे डिविडेंड कम ज्यादा होते रहते हैं, तो इसलिए मैंने क्या कहा, इसको वेरिएबल कहा। और अगर मैं इसकी बात करूं डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं? डिबेंचर्स हमारे फिक्स होते हैं। डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। समझ में आई बात? इसके साथ साथ मैंने कहा शेयर्स का मालिक कौन कहलाता है? शेयर होल्डर कहलाता है। अगर किसी बंदे ने शेयर्स खरीद लिए तो ये बंदा क्या कहलाएगा? ये बंदा शेयर होल्डर कहलाएगा। लेकिन अगर डिबेंचर होल्डर कोई, मतलब अगर कोई बंदा डिबेंचर्स खरीद लेता है तो बंदा क्या कहलाता है? डिबेंचर होल्डर कहलाता है। ये बेसिक पॉइंट है। साथ ही साथ डिबेंचर्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक तरीके के लोन होते हैं, तो इनके ऊपर एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है इसके बारे में जरा मैं बता देता हूं आपको। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है, फ्लोट का मतलब पता है? तैरना। तैरना मतलब इसके पास डिबेंचर्स होल्डर्स के पास, जिनके पास डिबेंचर्स होते हैं, उनके पास राइट होता है कि वो कंपनी की सारी एसेट्स को सीज कर सकते हैं अगर उनका पेमेंट ना हुआ। अगर डिबेंचर होल्डर वालों का आपने पेमेंट नहीं किया, कंपनी की बात कर रहा हूं कि अगर डिबेंचर होल्डर वालों का कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में फ्लोटिंग चार्ज उनके पास होता है। मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी की जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, ये लायबिलिटी साइड होती है और ये एसेट साइड होती है। तो एसेट में जितनी भी होते हैं, चाहे इसमें मशीन हो, चाहे लैंड हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे कुछ भी हो, एसेट्स में ये सेल परचेज होती रहती है। मतलब फ्लोट होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। डिबेंचर होल्डर्स कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। लेकिन माय डियर, अगर डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट रोक दिया तो वो क्या करते हैं? इसको सीज कर देते हैं, यही रोक देते हैं और फिर एक एक करके ने बेचना शुरू कर देते हैं और अपना पैसा वसूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज जनरली सारी एसेट्स पे होता है, ठीक है जी। तो इसलिए डिबेंचर होल्डर्स जो लोन वाले हैं थोड़े से खतरनाक भी होते हैं और इस पे बिल्कुल फिक्स लायबिलिटी एक क्रिएट हो जाती है। आपको देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर से प्रॉब्लम है, सेम वही प्रॉब्लम यहां पर है। फटाफट से नोट डाउन कर, फिर आगे पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स बेटा उसी तरीके से हैं जिस तरीके से मैंने आपको शेयर्स में बताया था। काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में भी तो आपको अलग अलग वैरायटीज बताई थी कि कितने हिस्सों में प्रेफरेंस शेयर्स बटे हुए थे। यही प्योर थ्योरी होती है, जहां से नंबर एमसीक्यू बेस्ड मिलते हैं, ठीक है ना। 20 नंबर के जो एमसीक्यूज आते हैं यही लगभग जगह से उठ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी बेसिस पर काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं कि माय डियर आपके 6 हिस्सों में डिबेंचर्स बटे हुए हैं। किसी बुक में 4 दे रखा है, किसी बुक में 5 दे रखा है, किसी बुक में कुछ, किसी बुक में कुछ, सारे सब बुक में नहीं दे रखे। पर मैंने आपको सारे के सारे लिखवाऊंगा, सारे के सारे एक्सप्लेन भी करूंगा। हाँ, एक चीज थोड़ी सी बतानी रह गई माय डियर, अगर शेयर्स की फेस वैल्यू नहीं दे रखी तो आप क्या एज्यूम करेंगे? 10, यही बताया था। लेकिन अगर डिबेंचर्स की फेस वैल्यू नहीं दे रखी तो आप 100 एज्यूम करेंगे। वैसे तो आपके लेवल पर सब कुछ दे रखा होगा, बहुत कम चांस होते हैं कि ना दिया हुआ हो, पर ज्यादातर आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं ये 6 के 6 हैं क्या। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स से पहला आता है प्रायोरिटी बेसिस। मतलब अगर मैं किस हिसाब से पेमेंट करने पे आऊं तो पहले किसको प्रायोरिटी दूंगा। मान लो मेरे पास 2 प्रकार के डिबेंचर्स हैं, फर्स्ट मॉर्टगेज, सेकंड मॉर्टगेज, थर्ड मॉर्टगेज। नाम ही दे रखा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इनको प्रायोरिटी बेसिस पर मैंने नाम दिया कि जब मैं पेमेंट करूंगा तो फर्स्ट मॉर्टगेज वालों की पहले पेमेंट करूंगा, सेकंड मॉर्टगेज वालों की सेकंड नंबर पेमेंट करूंगा और थर्ड मॉर्टगेज वालों की थर्ड नंबर पेमेंट करूंगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। रिकॉर्ड्स के बारे में अगर बात करूं तो बेस्ड ऑन नेगोशिएबिलिटी आप बेयरर डिबेंचर्स भी होते हैं इस टाइप के, और नेगोशिएबल मतलब रिकॉर्ड किस हिसाब से उनके नाम हमारे पास चढ़े हुए हैं। कुछ तो एक तरीके से रजिस्टर्ड होते हैं,
कुछ अनरजिस्टर्ड होते हैं, किसी के तो नाम होते हैं, किसी के नहीं होते। जैसे मैंने शेयर्स में आप लोगों को बताया था, शेयर्स में मैंने आपको बताया था शेयर वारंट के बारे में और शेयर सर्टिफिकेट के बारे में, कि सर्टिफिकेट का तो कंपनी पे नाम पहले से ही लिखा हुआ होता है, और अगर मैं बात करूं वारंट का तो वो एक बेयर की तरह होते हैं, बियरर डॉक्यूमेंट की तरह होते हैं, बियरर शेयर्स होते हैं कि बस डिलीवर करो सामने वाला मालिक बन जाता है। पर जब हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो हमें कंपनी में जाके प्रॉपर तरीके से जो भी उसकी वैल्यूएशन होती है, जो भी उसकी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह होती है, वो पे करने के बाद नाम चेंज कराना पड़ता है कंपनी में। तो उसी हिसाब से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, अभी बात कर लेंगे। रिडीमेबिलिटी मतलब पेमेंट की बात चल रही है, पेमेंट की बात चल रही है, किसका पेमेंट पहले किया जाए, किसका पेमेंट बाद में किया जाए, रिडम्पशन के ऊपर। सॉरी, इसमें रिडीमेबिलिटी का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है कि रिडम्पशन, रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, इररिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, वो पेमेंट वाला हिसाब तो इसमें आ गया प्रायोरिटी में। तो कंपनी वैसे आज की डेट में इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती, आपको मैंने पहले ही बताया था। यही जो हाल प्रेफरेंस शेयर्स में था सेम यहां पर है, ठीक है जी। तो इसके बारे में भी बात कर लेंगे। सिक्योरिटी मतलब किन के कौन से डिबेंचर्स सिक्योर्ड होते हैं, कौन से अनसिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड होते हैं तो किन किन एसेट्स के ऊपर सिक्योरिटी रहती है और किन किन के ऊपर सिक्योरिटी नहीं रहती। कन्वर्टिबल कौन से डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, इनके बारे में डिस्कशन। और कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, जीरो कूपन रेट भी होता है 0% इंटरेस्ट रेट पे, और अलग अलग रेट्स जो मैंने अभी 9% वाला एग्जांपल लिया था ना, उसी के बेस्ड पर है, ठीक है जी। तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं कि इनके आगे फर्दर कितने कितने पार्ट है। मेनली दो पार्ट सबके हैं, अभी इनके बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या, नोट करें इसे। चलिए जी, तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे 6 हिस्सों में बटे हुए हैं डिबेंचर्स, तो अब उन्हीं के बारे में मैंने यहां पर इनके नाम लिख लिए हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि थ्योरी लिखवाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको ओरली हर चीज बताऊंगा कि कौन से डिबेंचर्स कैसे हैं। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले वाले कौन से हैं, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब हम किसकी पेमेंट पहले करने वाले हैं और किसकी पेमेंट बाद में। तो माय डियर, जैसे इसमें दो तरीके के डिबेंचर, फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर, सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर। तो माय डियर होता कुछ नहीं है, बस नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर वालों की पेमेंट अगर हम पेमेंट करने की पे आएंगे, जब हम रिडम्पशन के टाइम पर जब हम डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट कर रहे होंगे, तो क्या होता है कि हमारे पास पैसा लिमिट में होता है। ऐसा होता है कि मान लो कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया, तब तो कोर्ट के ऑर्डर आ गए, कंपनी को बंद करना पड़ेगा, तब तो सारा पेमेंट करना होता है। लेकिन क्या होता है, लिक्विडेशन, आप बीकॉम में चैप्टर पढ़ोगे और सीए फील्ड में अगर जाते तो वहां भी लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के नाम से आईपीसीसी बोले तो इंटरमीडिएट लेवल पर एक प्रॉपर पूरा चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो वहां पर आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे कि जब कंपनी को लॉस होता है ना, तो कंपनी रिपेमेंट करती है एक करके, सभी क्रेडिटर्स को लाइन में लगाती है, अपनी सारी एसेट्स बेचती चली जाती है और सभी की लाइन से पेमेंट करनी शुरू कर देते हैं। तो माय डियर, उस टाइम पैसा होता है लिमिट में, ज्यादा नहीं होता, और लाइन लगी होती है बहुत लंबी। तो अब किस किस को कैसे कैसे पेमेंट किया जाए, तो उस लाइन में आगे कौन लगेगा। तो देखो बाकी सबका तो देखो मैं अब यहां इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, वो तो आप अपने लेवल पे पढ़ोगे जब सीए करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं मॉर्टगेज की, तो मॉर्टगेज के केस में, सॉरी डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स के केस में अगर पेमेंट की बारी आती है कि हाँ भाई डिबेंचर वालों सारे लाइन में लग जाओ, तो उस केस से आगे कौन लगा होगा, फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर, उसके सेकंड नंबर पे लगा होगा सेकंड मॉर्टगेज। मतलब अगर पैसा मेरे पास है तो पहले मैं किसको दूंगा, फर्स्ट मॉर्टगेज वालों को, उसके बाद जो बचेगा सेकंड मॉर्टगेज वालों की पेमेंट करो, नहीं बचा तो भैया टाटा बाय बाय। समझ में आती बात। तो अब जरा इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर और सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर, इसके बारे में यही होता है कि पेमेंट की जाएगी तो फर्स्ट मॉर्टगेज वालों की पहले करेंगे, सेकंड मॉर्टगेज वालों की बाद में करेंगे। अब अगला आया क्या भला हमारा, बेस्ड ऑन नेगोशिएबिलिटी, मतलब कि नेगोशिएट कैसे होते हैं, मतलब मालिकाना हक कैसे मिलता है। तो माय डियर, दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्से कौन कौन से, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और दूसरा अनरजिस्टर्ड डिबेंचर, जिसको हम बियरर डिबेंचर्स के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट इशू होता है, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करते हैं तो अपने रजिस्टर में नाम लिखते हैं कि मैंने राम को 5000 डिबेंचर्स दिए, या मैंने श्याम को 4000 डिबेंचर्स दिए, या मैंने आलम को 1000 डिबेंचर्स दिए। इस टाइप से क्या हुआ, हमने डिबेंचर्स को इशू किया, कंपनी ने अपने रजिस्टर में लिख दिया। अब माय डियर, बाय चांस डिबेंचर सर्टिफिकेट खो जाए
तो उस केस में क्या होगा, आप कंपनी में जाइए, अपनी आइडेंटिटी बताइए, जो भी आधार कार्ड या जो बेसिक डॉक्यूमेंट है आप वो दिखाइए, और दिखाने के बाद आपका नाम कंपनी में लिखा हुआ होगा तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। आपका मालिकाना हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जब आप किसी को सेल आउट करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको कंपनी के रजिस्टर में जाके नाम चेंज कराना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। कहने का मतलब जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे, जब डिबेंचर्स का पेमेंट किया जाएगा, तो पेमेंट केवल उस बंदे को दिया जाएगा जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। समझ में आई बात? इसीलिए इसको रिकॉर्ड बेस्ड ऑन रिकॉर्ड और बेस्ड ऑन नेगोशिएबिलिटी भी बोला गया था। ठीक है जी। तो रजिस्टर्ड का मतलब तो वही है, और ये अनरजिस्टर्ड डिबेंचर या बेयरर डिबेंचर मतलब ये केवल मेयर डिलीवरी से ही मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि मैं पैसों की बात करूं, मनी की बात करूं, मेरे पास 100 रुपए का नोट है, तो वो 100 रुपए का नोट आपका कैसे होगा? आपको सिंपल हाथ में दे दूंगा तभी तो आपका हो जाएगा वो। यही तो होता है, आपको सीधा मैंने हाथ में दिया, तुरंत आप उसके मालिक बन गए। तो इस केस में क्या हो गया, ये एक बियरर डॉक्यूमेंट है, नोट के ऊपर लिखा हुआ ही होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। उसमें आप ध्यान से देखें, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उसके अंदर लिखा हुआ होता है नोट के अंदर। आप अगर उसको पढ़ते हैं, ये जो धारक होता है, बियरर, जिसके हाथ में होता है वही उसका मालिक होता है। उसी तरीके से डिबेंचर्स का भी होता है, जिसके हाथ में वो डिबेंचर्स होते हैं उसी को पेमेंट हो जाता है सारा का सारा। समझ में आती है बात? बहुत खतरनाक होते हैं ये, जब खो गए तो जिसके हाथ में चलेगा वही मालिक बन गया। तो खैर ये बात समझ में आती है। अब मैं बात को बेस्ड ऑन रिडीमेबिलिटी, बेस्ड ऑन रिडीमेबिलिटी मतलब पेमेंट करने की बात अगर मैं करूं, दो तरीके से, रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इसका एक और नाम होता है परपेचुअल डिबेंचर्स या फिर इनफाइनाइट लाइफ डिबेंचर्स, मतलब वो डिबेंचर्स जिनका कभी जिंदगी में कभी पेमेंट नहीं किया जाता, उनको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। और रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पेमेंट कर दिया जाता है। एक बात और बता दूं, कंपनी आज की डेट में इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है 20 ईयर्स होता है, 20 साल के मैक्सिमम आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, इससे ऊपर के नहीं कर सकते, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये कंपनी का आज की डेट में लेटेस्ट रूल चल रहा है, इसलिए इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बची इररिडीमेबल की। कंपनी जब इशू ही नहीं कर सकती, जब बैन लगा दिया उसके ऊपर, तो ये तो खामा पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर भी थ्योरी में आपको पता होना चाहिए इररिडीमेबल या परपेचुअल या फिर लाइफ इनफाइनाइट लाइफ डिबेंचर्स कौन से होते हैं। ठीक है जी। अब मैं बात करूं किसकी, ये तो सी हमने कर दिया, ये डी, ये ई और ये एफ। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में वही, एक तो आपके सिक्योर्ड होते हैं और एक आपके अनसिक्योर्ड, जिसको हम नेग्ड डिबेंचर के नाम से भी जानते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिन डिबेंचर्स के ऊपर या तो फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज होता है। अब ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग क्या होता है? फिक्स्ड चार्ज होता है जो एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर होता है। जैसे मान लो मैंने लैंड के ऊपर फिक्स चार्ज हो गया, मतलब मैंने लैंड एक तरीके से कब्जा रखी है कि हाँ भाई अगर मेरे को पेमेंट ना मिला तो मैं उसकी वो लैंड है ना वो बेच दूंगा, बेचने के तुरंत बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा, उसको तो बोलते हैं फिक्स चार्ज। और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, जिसका मैंने अभी आपको स्टार्टिंग की क्लास में ही मैंने आपको आज ही बताया था कि फिक्स चार्ज सॉरी फ्लोटिंग चार्ज में पूरी की पूरी एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। डिबेंचर किसी कुछ नहीं कहते, शांति से बैठे रहते हैं, लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया तो उस केस में जितनी भी एसेट्स हैं कंपनी की वहीं की वहीं सीज की और एक एक करके बेचना शुरू कर दिया। समझ में आती है? उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी हो गया। बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी, ये तो आपने प्रेफरेंशियल्स में ही पढ़ा था। क्या भला कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, माय डियर, इनको फिक्स टाइम पीरियड के बाद इनके पास राइट होता है कि ये डिबेंचर होल्डर से अपने आप को प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसमें भी क्या होता है कि कई तरीके के होते हैं, मान लो आधे डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, आधे को नहीं कर सकते कन्वर्ट, तो उसको बोल देते हैं पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। समझ में आती है बात? तो ये कन्वर्टिबल का थोड़ा सा केस है। और नॉन कन्वर्टिबल का वही जो नॉर्मली इश्यूड होते हैं कि जिस तरीके से आपको दिए गए उसी तरीके से पेमेंट होगा। डिबेंचर्स के फॉर्म में आप हमारे पास आए थे तो हम डिबेंचर्स की फॉर्म में ही आपको भेजेंगे, आपको कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो नॉन कन्वर्टिबल। लास्ट आपका है बेस्ड ऑन कूपन रेट। कूपन रेट भी दो तरीके के होते हैं। कूपन रेट कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है। पहला क्या है? स्पेसिफिक कूपन रेट, और दूसरा जीरो कूपन रेट। कहने का मतलब जीरो कूपन रेट का मतलब क्या है? जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। और स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, 9% है, 8% है, 10% है, 15% है, 20% है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो वो होता है स्पेसिफिक। आप उसी हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। याद है मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था? 9%, 10,000 9% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच, और मैंने क्या कहा? 10 लाख के हो गए। तो ये 9% रेट है ना,
वो फिक्स है कि 10 लाख पे 9% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये स्पेसिफिक रेट हो गया। समझ में आई बात? तो ये बात आपको क्लियर है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ नहीं दे रखा, जैसे कि उसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि 10,000 9% डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच 10 लाख के हो गए थे। तो भैया ये कौन से वाले डिबेंचर्स हैं? ये नाम तो बताया नहीं मैंने, क्या कहा? व्हेन नथिंग वाज स्पेसिफाइड, हमें कुछ नहीं बता रखा कि डिबेंचर कौन से वाले हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, स्पेसिफिक रेट है, क्योंकि बता दिया गया रेट स्पेसिफिक है, पर आगे डिबेंचर लिखा, कौन से वाले डिबेंचर हैं? तो माय डियर आप मानेंगे, जब कुछ नहीं बोल रखा तो फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर मानेंगे, रजिस्टर्ड डिबेंचर मानेंगे, रिडीमेबल डिबेंचर मानेंगे, सिक्योर्ड डिबेंचर मानेंगे, कन्वर्टिबल नहीं मानेंगे बल्कि नॉन कन्वर्टिबल मानेंगे, और स्पेसिफिक जो कि है स्पेसिफिक कूपन रेट। तो वही बात कही, फर्स्ट मॉर्टगेज मानेंगे, रजिस्टर्ड मानेंगे, रिडीमेबल मानेंगे, सिक्योर्ड मानेंगे, नॉन कन्वर्टिबल मानेंगे और स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स मानेंगे। आप इसे फटाफट नोट करें और फिर मैं कंटिन्यू करता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। ये एक काम करते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बच्चे सो जाएंगे, थ्योरी क्लास वैसी थी, ठीक है ना। तो भैया जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बताएं अपने फ्रेंड्स को हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी क्लासेस के बारे में, और अगर जैसे कि कहा कि पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दें माय डियर, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।